ये पेज नंबर 292 निकाल दीजिए। ये क्वेश्चन का था पेज नंबर 292 हो गया कंप्लीट। बता दें किस फिगर में मसला। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने की जी कोई क्वेश्चन तो नहीं प्लीज पेज नंबर 292 वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग समझ आ गई थी। चलिए चेंजेस इन इक्विटी का पहले क्वेश्चन ऑफ करें। पेज नंबर 64। ये ट्रांसफर ऑफ सरप्लस जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाने की बजाय प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसमें प्लस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जब चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं आप तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर में ऐड हो रहा है। ठीक है, मैं समझ वो तो वरना डबल हो जाएगा। अगर प्रॉफिट में भी प्लस कर लेंगे और बाद में फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड कर लेंगे तो प्रॉफिट के अंदर प्लस होने की बजाय प्रॉफिट की फिगर लिखने के बाद उसमें प्लस होता था। जी कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं थी कोई और? जो कल क्वेश्चंस किए वो कंप्लीट है, रिवाइज किया करना जाके। चलिए सर ये क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 64 पे, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जरा एक मिनट जरा एक छोटी सी चीज बीच में और ऐड करना जरा। अभी तक आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इक्विटी के कितने हेड्स का पता है? कौन कौन से चार है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, वैल्यूएशन सरप्लस, और डेफिनेटली फिर एक टोटल हो जाएगा अगर टोटल भी बनाना तो। लेकिन जरा रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में एक मिनट आएगा, जो चंद बातें आपको पता है वो पहले मैं से सुनना जरा दोबारा रिवाइज करना। ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकती हैं। लेट्स अज्यूम फिगर्स अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स अज्यूम 100 मिलियन मिलियंस में फिगर्स है। तो पिछले साल का सपोज फाइनल डिविडेंड है, लेट्स अज्यूम कैश डिविडेंड है, डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट, तो फिर पेएबल चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम फिर कोई इंटरम डिविडेंड है, इंटरम डिविडेंड सपोज बोनस शेयर्स है, कैंट्री की एमएल, डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स लेस होकर शेयर कैपिटल में फिगर ऐड होगी। देन इस साल सपोज प्रॉफिट आया सपोज 20 मिलियन, या चलो फिगर बदल लेते हैं 25 मिलियन। अब एक मिनट जरा कैलकुलेटर पकड़ूंगा, यहाँ तक जरा रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में जो मैंने फिगर्स लिखी हैं इनको जरा सॉल्व करें। तो ठीक है मेरा 105 हो जाएगा फिगर। अब इसका जो आंसर आ रहा है 105, ठीक है।
105 इज क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर मैंने और क्वेश्चन लिखा तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है। रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर में से अब फ्यूचर में 105 जो है, इसमें से फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा सकता है। ऐसे 105 की जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये भी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है, तो इसमें से फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा सकता है। अब समटाइम्स क्या होता है कंपनीज में, कंपनी की फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पैसे, फॉर एग्जांपल चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम कंपनी का प्लान है कि 5 साल बाद जो इतनी एग्जिस्टिंग मशीनरी है, इस एग्जिस्टिंग मशीनरी की जगह नई मॉडर्नाइज मशीनरी लगाएंगे। कंपनी का सपोज प्लान है कि 5 साल बाद सारी एग्जिस्टिंग मशीनरी को नई मशीनरी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि 5 साल बाद तो बैंकों से लोन लिया जाए, मशीनरी अगर खरीदनी है तो पैसे चाहिए होंगे, तो एक तरीका ये कि उसको अगर लोन लिया जाए, लोन लेके कैश अरेंज किया जाए, फिर एसेट खरीद लिया जाए। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि अपने ही अगर प्रॉफिट्स हैं तो उन्हीं प्रॉफिट्स को कुछ ना कुछ साइड पर रखना शुरू कर दिया जाए, ताकि रादर देन के लोन्स लेने पड़े, अपने ही प्रॉफिट्स को बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो समझ आती है सर? तो इस केस में फिर क्या किया जाता है कि प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा एक सेपरेट रिजर्व में रख लिया जाता है, ताकि प्रॉफिट्स का वो हिस्सा फिर रिजर्व बना के वक्ती तौर पर रखा रहे, और जब जरूरत पड़े तो अपने ही पैसों को इस्तेमाल कर लिया। तो अगर अपने ही प्रॉफिट्स आप अलहदा करके किसी फ्यूचर स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखने हैं, तो उसको फिर बोलते हैं कि हमने स्पेसिफिक रिजर्व बना लिया। स्पेसिफिक का मतलब नहीं, खास का मतलब, अगर तो पर्पस डिफाइंड है कि फ्यूचर में इन पैसों को क्या करना है और आप पैसे अलहदा कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए वर्ड हो जाएगा स्पेसिफिक रिजर्व। और अगर फॉर एग्जांपल एहतियातन ही रख रहे हैं कि कहीं फ्यूचर में जरूरत ही ना पड़ जाए और पर्पस नहीं पता, तो फिर जो रिजर्व बनाया जाता है उसे बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो सम टाइम कंपनीज क्या करती हैं, अपनी जरूरत के लिए, अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए कुछ पैसे अलहदा करके रिजर्व बना लेती हैं। अगर नीड स्पेसिफिक हो तो जो रिजर्व बनेगा उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, और अगर वैसे ही एहतियातन कहीं खुदा ना खासा जरूरत पड़ी ना जाए, एहतियातन रखे जा रहे हैं, तो देन फिर वो जनरल रिजर्व करता है। तो इस केस में अगर ऐसे हो जाए, लेट्स अज्यूम अब हमारी कंपनी जो है कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाना चाहती है, अब ये भी डेफिनेटली कंपनी शेयर होल्डर्स की है, शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में डिसाइड होगा कि क्या ऐसे करने हैं या नहीं करने हैं। अगर फाइनली अप्रूवल हो जाए तो फिर पैसे जब ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर टू सपोज स्पेसिफिक रिजर्व। तो अभी तक आपको मेरी बात क्या समझ आई है जरा? लेट्स अज्यूम 10 मिलियन का रिजर्व बनाना है, बताएं क्या करो? रिटेन्ड अर्निंग्स में से 10 मिलियन लेस हो जाएगा और स्पेसिफिक रिजर्व में 10 मिलियन पॉजिटिव आ जाएगा। अब जरा ये प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव देखकर एंट्री बता दो। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो जाएंगी और स्पेसिफिक रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से ट्रांसफर करके अमाउंट स्पेसिफिक रिजर्व के कॉलम में चलेगी। तो व्हाट इज द डबल एंट्री? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड स्पेसिफिक रिजर्व क्रेडिट। इस केस में 10 मिलियन से मेरी एंट्री, ठीक है। अब इस एंट्री का मकसद ये है कि शेयर होल्डर्स को अब ये पता चल जाए कि रिटेन्ड अर्निंग्स में से जो आंसर हमारा 105 मिलियन आ रहा था, उसमें से जो 10 मिलियन है अब वो फ्यूचर में हमारा डिविडेंड देने का इरादा नहीं है, वो फ्यूचर में बिजनेस के किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने ये भी प्लान किया है कि 5 मिलियन की रिटेन्ड अर्निंग सपोज एहतियातन भी अलग रखना कि कहीं फ्यूचर में जरूरत ही ना पड़ जाए। तो 10 मिलियन मैंने एक स्पेसिफिक रिजर्व बनाया। तो लेट्स अज्यूम कंपनी का प्लान है कि 5 मिलियन एहतियातन मींस जनरल रिजर्व बना लिया जाए। उसकी भी क्या फिगर्स लिखें, कैसे फिगर्स लिखेंगे? वो भी रिटेन्ड अर्निंग में से लेस होते, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगर हमने करना है तो एंट्री शायद दोनों की सेम है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से फिगर माइनस होनी है और स्पेसिफिक रिजर्व की जगह जनरल रिजर्व का एक अलग कॉलम बनता है, ठीक है। वंस अगेन व्हाट विल बी द एंट्री? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, बस वर्ड बदल जाएगा। तो अगर कभी भी रिजर्व बनाना हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड रिजर्व क्रेडिट, आप क्वेश्चन देख के फिर डिसाइड कर लिया करेंगे कि स्पेसिफिक रिजर्व क्रेडिट है या जनरल रिजर्व क्रेडिट है। तो इस केस में भी एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिजर्व क्रेडिट, लेकिन अगर ये जनरल पर्पस है
तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड जर्नल रिजर्व क्रेडिट। कंपनीज अगर अपनी किसी स्पेसिफिक नीड के लिए पैसे अलग कर रही हैं तो स्पेसिफिक रिजर्व हो जाएगा, और अगर एहतियातन पैसे अलग कर रहे हैं, अभी नीड का पता नहीं है लेकिन जरूरत पड़ ही ना जाए, अगर इस वजह से अलग कर रहे हैं तो फिर ये जनरल रिजर्व कहलाता है। बात समझ आ गई? पहले इस तरह के जरा थोड़ा सा वैसे बुक से पढ़ना, फिर ये जो मैंने थोड़ा लिखा आपके सामने इसको जरा नोट भी कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ। पहले जरा पेज के स्टार्ट से पैराग्राफ पढ़ना, तो इससे बात तो समझ आ गई ना प्लीज? इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से क्या अलग हो रहा है? रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसे अलग किए जा रहे हैं, तो जरा पढ़ लीजिएगा पहले कुछ बातें और अगर बीच में है। रिजर्व्स आर प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन बिजनेस, ब्रैकेट पढ़े, ये फिर पैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे अवेलेबल नहीं रहेंगे। रिजर्व्स आर प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन बिजनेस, ब्रैकेट के बगैर पढ़े, टू मीट एनी फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स की ब्रैकेट पढ़े, रिजर्व क्रिएटेड टू मीट एनी डिफाइंड फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल एनी फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई फिक्स एसेट खरीदना है, नॉन करंट एसेट खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी, लैंड खरीदनी, बिल्डिंग खरीदनी वगैरह, और अगेंस्ट एनी फ्यूचर बिजनेस कोर्ट केस। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके कंपनी के अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई लॉ की वायलेशन पे या किसी सप्लायर के साथ आपने टर्म्स एंड कंडीशन सही पूरी नहीं की थी, तो कोई कोर्ट में केस चल रहा है जिसके अगेंस्ट लग रहा है कि कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब वो पेनल्टी देनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूज अमाउंट है तो आप पहले ही एहतियातन कुछ पैसे के साइड पे कर लें, तो वो कौन सा रिजर्व हो जाएगा? तो अगर पता है कि इस मकसद के लिए लगा कर रहे हैं तो स्पेसिफिक है, और अगर वैसे ही रख रहे हैं कि कहीं जरूरत ना पड़ जाए, पर्पस नहीं पता, तो फिर जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व पढ़ने का, रिजर्व क्रिएटेड टू मीट एनी अनडिफाइंड, डिफाइंड नीड है तो स्पेसिफिक है, अनडिफाइंड है तो जनरल है। रिजर्व्स आर, एक लाइन और लिखी हुई बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एंट्री देखना पहले। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड रिजर्व क्रेडिट, अगर जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व क्रेडिट, और अगर स्पेसिफिक रिजर्व होगा तो स्पेसिफिक रिजर्व क्रेडिट होगा। अब आप किस तरह करेंगे, जो मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन एक छोटी सी की और एंट्रीज लिखी हैं, पेज के ऊपर जगह बन गई, थोड़ी सी इधर ही लिखो। वो नहीं सर जी, वो तो बड़ी छोटी छोटी चीजें, वो तो खर्चे हैं, वो तो रूटीन के खर्चे हैं, ये फ्यूचर की बात है। अगर ड्यूरिंग द ईयर के खर्चे वो तो प्रॉफिट लॉस में आ गए, ये तो फ्यूचर में सर 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 डियर फ्रेंड्स, ये तो फ्यूचर की अगर कोई पेमेंट्स हैं जो आपको लग रहा है करनी पड़ेंगी और ह्यूज पेमेंट्स हैं, उनके लिए प्रॉफिट से अदा किया जा रहा है। रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो चुके होंगे और प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर में से लेस हो चुके होंगे। ये तो फ्यूचर में अगर लग रहा है कि हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो रादर देन कि उस वक्त जब पड़े आप लोन्स लें, उस पर इंटरेस्ट लें, आप एहतियातन अपने पैसे अगर पहले ही साइड पर रख रहे हैं उस फ्यूचर मकसद के लिए, तो वो रिजर्व है। शेयर होल्डर्स के ही पैसे हैं, इसके अगेंस्ट कुछ मिलता है सर, ये शेयर होल्डर्स की ही फ्यूचर में पेमेंट्स हैं यार। अगर कोई मशीनरी लेंगे तो किसकी है? शेयर होल्डर्स की है। कोई कोर्ट में केस चल रहा है, पेनल्टी पड़ जाए तो वो किसकी है? शेयर होल्डर्स को देनी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स की कंपनी में देंगे। शेयर होल्डर कौन है? कंपनी के मालिक है सर, उन मालिकों की मशीन है सर, उनकी बिल्डिंग होगी, उनको इसके अगेंस्ट क्या पैसे मिलने, उन्हीं के तो पैसे हैं। हाँ ये है कि अगर शेयर होल्डर ना माने कि भाईजान कोई रिजर्व ना बना देखी जाएगी, तो ठीक है फिर नहीं बनेगी। इसकी अप्रूवल कौन देगा कि रिजर्व बनना ही नहीं बनना? ये शेयर होल्डर से अप्रूवल होगी फाइनल। ये कंपनी किसकी है? तो काउंटिंग एंट्रीज शेयर होल्डर की मर्जी से होंगी, और अगर फॉर एग्जांपल हमने अपनी एंट्रीज करनी है तो शेयर होल्डर जब रिडीम होती है तो कह सकते हैं कि हम इन चीजों से एग्री नहीं करते, हमारे पैसे हैं, हमें डिविडेंड दें। ठीक है, देखी जाएगी इंशाल्लाह, अगर ये एटीट्यूड है तो रिजर्व नहीं बनेगा। नहीं वो वर्ड रहने दें, वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। वैसे एक और इसका अलग नाम है, कैपिटल रिजर्व वर्ड होता है, रेवेन्यू रिजर्व है, वो इंशाल्लाह फिर जब आगे चलेंगे देख लेंगे, उसी का एक नाम है बस।
ये कॉलम्स के लिए बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है? डियर फ्रेंड्स में से एक मेरे पास आ जाएगा। आ जाए अकेले बैठ के पढ़ो। ये आपकी तरफ से वेट कर रहा हूँ। लिखिए तो बता दो। नहीं लिखा? किस कॉलम से फिगर लेस होके किस कॉलम में जा रही है? रिटेन अर्निंग्स डेबिट का मतलब क्या है? कम होने का मतलब सिंपली ये है वैसे कि फिगर यहाँ से वहां शिफ्ट सॉर्ट ऑफ कर रहा है। मीन्स टू से अब अगर ये दोनों फिगर्स भी लिखने जाए तो 105 आया था आपका आंसर, तो फाइनली 90 मिलियन की अब रिटेन अर्निंग्स रह जाएंगी, जिनमें से डिविडेंड फ्यूचर में दिया जा सकता है। अब 10 और 5 मिलियन तो ट्रांसफर हो गए, तो बाकी फिर 90 मिलियन में से मतलब शेयर होल्डर्स को ये एंट्री दिखाने का मकसद ये है कि 90 मिलियन में से अब डिविडेंड की बस एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। काफी लिखे कौन सा पेज है जी? रिक्वायरमेंट देखने के लिए prepare DL statement of changes in equity for the year ended 31st December 2017 including comparative year बता देंगे 2016 फर्स्ट लाइन से आ जाए। For the purpose of preparation of statement of changes in equity for the year ended 31st December 2017, Daffodils Limited has extracted the following information. 17 फिलहाल 17 के नीचे लिखा हुआ ड्राफ्ट, 16 और 15 के नीचे लिखा है ऑडिटेड। ऑडिटेड का मतलब ये होता है नहीं, ऑडिटेड का सही मतलब ये है कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है और ऑडिटर्स ने आके उन्हें चेक भी कर दिया। ठीक है, तो किन किन सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी हो गया है। तो मीन्स हम 17 में है, डेफिनेटली हर साल ऑडिट हो जाता है। तो कौन से 2 साल फाइनल हो गए हैं, 15-16, लेकिन कौन सा साल अभी चल रहा है। ड्राफ्ट लिखा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ के पता चला है कि कोई एडजस्टमेंट करनी है तो फिर एडजस्टमेंट करके 17 फाइनल करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के पता चला कि कोई एडजस्टमेंट नहीं रहती तो यही ड्राफ्ट फिर फाइनल हो जाएगा। ड्राफ्ट वर्ड याद है वैसे क्या था मतलब? नॉट फाइनल। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के पता चले कि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं तो फिर यही ड्राफ्ट फाइनल भी हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट पेज पे देखें, वहां ड्राफ्ट वर्ड आया था एस्ट्राजेनेका, कुछ लिखे होंगे वर्ड शायद आपने, नॉट फाइनल, तो वहां पर एंट्रीज रिक्वायर्ड थी शायद। वर्ड्स पढ़े क्या क्या लिखा है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब बातें तकरीबन सारी हो गई, बस रिजर्व नई चीज थी मैंने बता दी है, बाकी आप कोशिश करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या चीज है? हाँ जी, इसकी एंट्री फाइनल बताते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये ट्रांसफर की सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। फाइनल कैश डिविडेंड किस साल वाला? 15 के नीचे लिखा हुआ 7.5%।
देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। पॉइंट 1 डिटेल ऑफ शेयर इश्यूज 25% right shares were issued on 1st May 16 at 18 rupees per share. Next, the market price per share immediately before the entitlement date was also 18 per share. Right shares होते क्या हैं? जो existing shareholders को shares दिए जाते हैं with consideration, cash लेके फिर shares दिए जाते हैं। Sometimes अब ये shares क्योंकि existing shareholders को दिए जाते हैं, ये शेयर्स क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, ऐसे तो लिए जाते हैं, लेकिन समटाइम्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इंसेंटिव देने के लिए मार्केट वैल्यू से कम पे भी दे दिए जाते हैं। कौन किसको क्या करता है? राइट शेयर्स है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही है, तो कभी कभी जो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू होती है एग्जिस्टिंग शेयर्स को एज एन इंसेंटिव कम मार्केट प्राइस से कम पे भी इशू कर दिया जाता है। लेकिन आप जरा सेंटेंस दोबारा पढ़ें, कितने पे शेयर इशू हो रहा है? 18 पे, और मार्केट प्राइस भी क्या है? 18। इसका मतलब यहाँ कोई इंसेंटिव नहीं, नॉमिनल वैल्यू नहीं, खुदा के लिए नॉमिनल वैल्यू नहीं है। 18 क्या है? इशू प्राइस है। क्या इतने पे इशू किए? ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर प्रीमियम है या नहीं? वो तो अभी नॉमिनल वैल्यू ढूंढते हैं, वो तो ठीक है, अगर ना मिली तो देख लेंगे, लेकिन पहले नॉमिनल वैल्यू ढूंढेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने कुछ और ही बोला। मैंने क्या बताया? मैंने क्या कहा? समटाइम्स क्योंकि राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होते हैं, कंपनीज फुल मार्केट वैल्यू नहीं लेती, कुछ कम मार्केट वैल्यू पे इशू कर देती हैं। लेकिन इस केस में ऐसे हुआ नहीं। कितने पे शेयर ट्रेड हो रहा था? सेकंड लाइन पर द मार्केट प्राइस पर शेयर होल्डर्स की एंटाइटलमेंट डेट से पहले 18 पे ही शेयर था, मार्केट वैल्यू वही थी और उसी पे इशू हुआ, तो इस वक्त इशू नहीं है। नंबर 2 बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू क्या होता है? ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर जाते हैं, लेकिन इसमें पैसे लिए ही नहीं जाते, इसमें सारा इंसेंटिव होता है। एंटाइटलमेंट डेट वो जिस डेट पे आपको शेयर मिलना है, एंटाइटल जिस दिन आप शेयर होल्डर बन जाएंगे, जिसको आप फर्दर शेयर मिल जाएंगे। The bonus issue of 10% was made on 1st April 17 as final dividend for 2016। अब यहाँ डेट्स दे रहा है, किस साल वाला किस डेट पे? 16 वाला 1st अप्रैल पे। हम अकॉर्डिंगली डेट वाइज चलेंगे। नंबर 3 50 million right shares फिर issued on 1st July 17 at ₹15 per share। The market price per share immediately before the entitlement date was, अब ये 25 रुपया क्या है? ये मार्केट वैल्यू थी जब शेयर इशू हुए हैं, और हमने कितने पे इशू कर दिए? 15 पे, तो ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू से कम पे यार, नॉमिनल वैल्यू से कम पे। तो आपको कहां पता चला 15 रुपए नॉमिनल वैल्यू? कितने पे ट्रेड हो रहा था, लेकिन शेयर होल्डर्स को कितने पे ऑफर कर दिए? 25 पे ट्रेड हो रहा था, 15 पे ऑफर कर दिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्काउंट है या प्रीमियम है? हम अभी नॉमिनल वैल्यू की तलाश कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली शेयर होल्डर को यहाँ इंसेंटिव मिला है। 25 पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उनसे कितने ले रहे हैं? अच्छा, हमें 15 के एंगल से कैश मिलेगा या 25 के एंगल से? अब 15 के एंगल से मिलेगा। अभी 25 और 15 में क्या फर्क है? ये 10 रुपए कम उनसे दिए, लेकिन प्लीज डिस्काउंट और प्रीमियम एक सेकंड ठहरते हैं, फाइनल करते हैं, आप उसी के चक्कर में पड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, अभी यहाँ क्वेश्चन पूरा करना। फिर बोनस इशू है, किस दिन है? 1 सितंबर पे है। कैसे है? एज एन इंटरम डिविडेंड। डेट्स हैं जी इस केस में। कहते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट 31 दिसंबर 2015 और 14 की फिगर्स दे रहा है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एक वर्ड जरा सर्कल लगा लें, ऑर्डिनरी। असल में शेयर्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं। ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस, ये अभी आपको पता नहीं है और अभी आपको पता होने की जरूरत भी नहीं, इंशाल्लाह आज से आगे पता चल जाएगा, बस इसको सब एक सर्कल से लगा दें। फिलहाल जितना मैं शेयर कैपिटल वर्ड बोलता हूँ ये ऑर्डिनरी ही है, लेकिन ऑर्डिनरी का मीनिंग क्या है अभी रहने दें, थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो मैं बताता हूँ। फिलहाल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सिंपली मीन्स शेयर कैपिटल, तो उसको बस सर्कल एक से लगा दें ताकि
जब कभी आगे जाके पता चले आपको तो आइडेंटिफाई हो जाए ये क्या है। इसके साथ आप ब्रैकेट में आ जाए जरा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ये 10 रुपए ईच लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? अब 10 रुपए ईच जेब में रख के जरा 0.1 में वापस है। 25% राइट शेयर्स वाली लाइंस खुद से पढ़ना। बताएं एक शेयर कितने पे इशू की है? 18 पे, 8 रुपया प्रीमियम है। कौन सा 18 बोला मैंने, पहले वाला या दूसरे वाला? मैंने पहले वाला बोला, जितने पे इशू की है। तो क्योंकि वो 8 ज्यादा पे इशू की है तो 8 रुपया प्रीमियम। अब नीचे आने उसी 0.1 में थर्ड लाइन पढ़ लेते हैं। हमसे रेलिवेंट 15 है या 25 है? पहले तो ये फैसला करो। 25 पे शेयर ट्रेड हो रहा था, हमने 25 पे इशू नहीं किया, हमने 15 पे कर दिया, तो हमसे रेलिवेंट अब 15 है। 15 जहन में रखें और नॉमिनल वैल्यू जहन में लाएं। 10 रुपए 5 प्रीमियम, अभी भी 5 प्रीमियम। डिस्काउंट कब होती है? जब नॉमिनल वैल्यू से कम है। ये प्रीमियम और डिस्काउंट का डिसीजन नॉमिनल वैल्यू के साथ है, मार्केट वैल्यू के साथ नहीं है। इन अदर वर्ड्स 25 रुपए पर शेयर जो है अब इस वक्त हमसे रेलिवेंट ही नहीं। जितने पे आप इशू करेंगे फाइनली वो प्राइस आपके लिए रेलिवेंट है, और अगर वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है वो प्रीमियम है, और अगर वो नॉमिनल अमाउंट से, वो इशू प्राइस नॉमिनल अमाउंट से कम है तो जितनी और डिफरेंस है वो डिस्काउंट है। कंपैरिजन किससे होना है? नॉमिनल वैल्यू से अबव प्रीमियम है और नॉमिनल वैल्यू से बिलो अगर हो तो डिस्काउंट है। मार्केट वैल्यूज का सिर्फ मतलब मैंने क्या बताया कि समटाइम्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर जा रहे होते हैं, अपने ही शेयर होल्डर्स हैं, पुराने अपने ही शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको इंसेंटिव देने के लिए पूरी मार्केट वैल्यू लेने के बजाय लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू कर दिया जाता है। जब मार्केट वैल्यू से लेस पे आप इशू कर देंगे तो आपके लिए रेलिवेंट फिगर वही मार्केट प्राइस है जिस पे आपने इशू किया है। तो 15 हमसे रेलिवेंट है, लेकिन वो 15 जो है 10 से 5 ज्यादा है, तो इसके 5 रुपए प्रीमियम। 25 स्टोरी में अब जरूरत ही हमें नहीं। क्लियर है प्लीज? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम? 5 या 15? अगर 25 पे ही इशू किया होता तो 15 रुपए नॉमिनल वैल्यू से अबव होते हैं प्रीमियम। हमारे से रेलिवेंट 15 रुपए है और 15 रुपए नॉमिनल वैल्यू से 5 रुपए ज्यादा है, तो 5 रुपए प्रीमियम। यही 25 पे बेच सकते थे हम, लेकिन क्योंकि ये राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी अपने ही होते हैं, तो उनसे समटाइम पूरी मार्केट वैल्यू लेने की बजाय उन्हें इंसेंटिव देने के तौर पे उनसे लेस देन मार्केट वैल्यू ले ली जाती है। हाँ जी, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचे इसीलिए शायद दिए जा रहे हैं कि वो अगर इमीडिएटली कुछ कमाना चाहे तो कमा ले। सर आप हुक्म करें, इस 25 का क्या करेंगे? आप हुक्म करें, 25 की एंट्री बोलना चाहिए। 15 मिलेंगे 25 मिलेंगे? 15 की एंट्री बोल सकते हैं। 15 रुपए पर शेयर कैश डेबिट, शेयर कैपिटल 10 रुपए पर शेयर और 5 रुपए प्रीमियम पर शेयर, तो 25 की आप एंट्री करें। वही है ना, अब रेलिवेंट ही नहीं है। अगर 25 पे बेचा होता तो कैश 25 डेबिट, 10 रुपए से पर शेयर शेयर कैपिटल क्रेडिट और 15 रुपए पर शेयर प्रीमियम बना, तो जितने पे इशू किया है एंट्री तो उसी से हो। ये लास्ट एक टेबल पढ़ रहे थे वो कंप्लीट करें। जी, एक तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गया, उसके फिगर्स हैं रुपीस मिलियंस में, फिर जनरल रिजर्व के भी बैलेंसेस हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स के भी बैलेंसेस हैं, और इवैल्यूएशन सरप्लस का भी 15 के एंड पे बैलेंस मौजूद है। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड्स अब मेरी जो रिजर्व्स की बहस है उसके बाद अब 6 कंपोनेंट्स आपको पता चल गए हुए हैं इक्विटी के। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, इवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व भी हो सकता है और स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है। तो 6 आप यहाँ से ऑनवर्ड्स याद रखें। आइए अब क्वेश्चन शुरू करें और कॉलम्स का डिसीजन लें। बस जो नई एक दो चीजें थी वो मैंने बता दी है, बाकी सब कुछ वही है, काइंडली सही करवाना क्वेश्चन। बिजनेस नेम, statement of changes in equity for the year ended,
for the year ended 31st December 2017. Rupees in millions. ये क्वेश्चन आपने सारा पढ़ लिया, डिसीजन ले लिया, कॉलम्स कितने होंगे, नाम बोल दो। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम ओपनिंग तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन बीच बीच पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं है, ट्रांजैक्शंस में है। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, और जनरल रिजर्व है। स्पेसिफिक पे तो शायद इंफॉर्मेशन नहीं, और टोटल भी इसलिए बनेगा क्योंकि उसने नहीं कहा इग्नोर करना, और कंपैरेटिव इसलिए बनेगा क्योंकि उसने कंपैरेटिव कहा भी हुआ है, ना भी कहा होता तो बनता, अनलेस क्या क्या लिखा होता है, कंपैरेटिव भी रिक्वायर्ड नहीं है, टोटल भी रिक्वायर्ड नहीं है। बताएं टोटल बनेगा? टोटल बनेगा सर, कंपैरेटिव बनेगा, कितने कॉलम्स होंगे? 6 हो जाएंगे टोटल। ये मतलब ये डिसीजन पहले लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको स्पेस चाहिए, तो पहले कॉलम्स बनाने से पहले ये डिसीजन होना चाहिए। बनाएं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, नेक्स्ट कॉलम। हाँ जी, वैसे थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो मेरा ख्याल इतना इशू नहीं है, लेकिन मेरा वो तरतीब वही रख लें, मेरा ख्याल वही सीक्वेंस ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस, रिजर्व एंड में बना, लेकिन बहरहाल ये पहले दो बस ज़हन में रख लें, इसके बाद अगर तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो जाए बनाते हुए तो कोई इशू नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व, and finally total. जी शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। हाँ, किस दिन का बैलेंस ढूंढना है, कंपैरेटिव ईयर से शुरू होना है, बैलेंस इज ऑन 1 जनवरी 16 जी, डाटा ही नहीं, 1 जनवरी 16 का डाटा ही नहीं है, कहाँ है, कहाँ है? 15 का क्लोजिंग पॉइंट नंबर 2 ढूंढे, पॉइंट नंबर 2 में ढूंढे, 15 का क्लोजिंग या 14 का क्लोजिंग, 15 का क्लोजिंग किस दिन ओपनिंग बन जाएगा, ऐसे ही नहीं यार, तो 15 के क्लोजिंग मिल गए, ढूंढे, लिखवाएं 1600, शेयर प्रीमियम उस दिन नहीं पता, रिटेन्ड अर्निंग्स कंसिडरेट कीजिएगा, वो कॉलम थोड़ा आगे पीछे बन गए हमारे, रिटेन्ड अर्निंग्स 1430, रिवैल्यूएशन सरप्लस 100 है, वहां तो डैश लगा हुआ, वो 14 के एंड पे लगा हुआ, 15 के क्लोजिंग 16 में ओपनिंग बन रहा है, और जनरल रिजर्व की फिगर है 1850, टोटल कर लें 4980। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गई फिगर्स, किस साल के क्लोजिंग किस साल ओपनिंग बन गए,
15 के क्लोजिंग 16 के एंगल से ओपनिंग बन गए जी। अब 16 के एंगल से जरा क्वेश्चन पढ़ना है और एक सीक्वेंस बना लेना। 16 जहन में रख के कंसंट्रेट करें जरा। एक मिनट इंडिविजुअली सोच लो। एक मिनट ठहरिए अपना अपना सोचो। तरतीब बना लें जरा 16 की। जी सबसे पहले ऊपर पहले टेबल में एडिशन फॉर्मेशन ऊपर एक 7.5% होने 15 का फाइनल कैश डिविडेंड। हम तो 16 की वर्किंग कर रहे हैं। 15 का फाइनल 16 में उसका पता नहीं, वो डेट उसकी डिक्लेरेशन की नहीं दी हुई, ये बस पता है कि 15 का है, तो 15 का फाइनल सबसे पहले 16 में आ जाएगा। आगे बढ़े। फिर राइट शेयर्स हैं 1 मई वाले दिन 16। इसके नीचे जो बोनस शेयर्स हैं वो 17 में है, तो वो अभी बहस में नहीं है। इसके नीचे भी जो बोनस शेयर राइट शेयर्स हैं वो भी 17 में है। फिर उसके बाद बोनस शेयर भी 17 में है। फिर उसके बाद ऊपर जाए वापस टेबल में, हाँ जी प्रॉफिट भी है 16 का और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 16 में नहीं है। जी सेकंड पॉइंट दिखाएं। जी इसमें 16 वाला, ये तो उसने डेट भी बता दी है 16 वाला, लेकिन 1 अप्रैल 17 पे डिक्लेयर हुआ है, तो 17 में है। ठीक है, तो एक सेकंड दोबारा जरा सीक्वेंस में। सबसे पहले कैश डिविडेंड 7.5% 15 वाला, फिर राइट शेयर्स 1 मई 16 वाले, और उसके बाद फिर बाकी जितनी ट्रांजैक्शन है वो 17 में नीचे, बाकी फिर प्रॉफिट रह जाएगा और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। आइए लिखते हैं और साथ साथ दोबारा सोचना। ये करें जी पहली वर्किंग फाइनल कैश डिविडेंड। ये फाइनल कैश डिविडेंड है, फाइनल कैश डिविडेंड, फाइनल कैश डिविडेंड 15। खुद से वर्किंग करें, फिगर्स लिखें, but take it as a review now। जी क्या आंसर है? 120 की एंट्री ना रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं मैडम, एंट्री वही रखी या प्लीज। एंट्री है ना बदलिएगा, गेम बहुत ऑन है। एंट्री नहीं बदलनी, सब कुछ सही सेम रखना। डिविडेंड डेबिट है, पेएबल क्रेडिट है। हाँ डिविडेंड कहाँ डेबिट है? रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट, और पेएबल यहाँ नहीं। टोटल में भी 120 नेगेटिव आ जाएगा। एंट्रीज बदलनी नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक याद हुई है। जी नेक्स्ट, रेशियो ऑफ राइट शेयर्स। ये इश्यू ऑफ राइट शेयर्स की नीचे स्पेस रखें, छोटी सी वर्किंग करें। ये घर में भी अपनी की होगी पाक क्वेश्चन में, एक दफा दोबारा कर दें। इतनी मुश्किल नहीं है वैसे, कर लें। हाँ ठीक है, यहाँ करने के बाद कहीं लिख लें जरा नीचे, थोड़ी सी छोटी सी वर्किंग, इतना मुश्किल नहीं वैसे। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स की वर्किंग करके फाइनल फिगर्स लिखने की कोशिश करें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, और अपनी अपनी लिख लें, बाकियों को चांसेस है। पूरा 1 मिनट लगा।
जी होगी। सबसे पहला काम जी शेयर कैपिटल है राइट शेयर्स वाले दिन 1600, लेकिन इससे पहले शेयर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 10 इस केस में, बिकॉज नॉमिनल वैल्यू इज 10, तो 160 मिलियन शेयर्स हैं at the time of right issue, then multiplied by percentage, 25% राइट शेयर्स कह रहा है, तो 40 मिलियन राइट शेयर्स हो गए। हो जाती है वर्किंग। देन लास्ट स्टेप, 18 रुपए पे एक शेयर इशू है, इनटू 10 करके नॉमिनल वैल्यू आएगी 400 और इनटू 8 करके 320 आएगी शेयर प्रीमियम की अमाउंट। जी एंट्री भी लिखनी है तो लिख लें और पोस्टिंग करना। यानी कंफ्यूजन जी 10/8, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय 400, शेयर प्रीमियम क्रेडिट बाय 320 and cash debit by 720. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। कंप्लीट है। केसेस कॉलम में कितना कितना है? 400, 320 शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और टोटल के कॉलम में 720 बन जाएगा। तो पूरी एंट्री है कैश डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ओके प्लीज आगे बढ़े। हाँ जी अभी ट्रांसफर है, सरप्लस है, प्रॉफिट है, दोनों एंड ऑफ द ईयर ही काम है। मैं पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट किस साल का? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 में ही है ना, तो कितना प्रॉफिट दिया भाई? 318 ढूंढने ऊपर टेबल में, 318 ऊपर, देन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस इसी 16 में, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एंट्री सोच के लिखेगा। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 49 हो गया यूज टू प्लीज। तो ये प्लीज एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आई होप। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016। चलिए जी फाइन, एक मिनट। शेयर कैपिटल हो जाएगा 2000, शेयर प्रीमियम हो जाएगा 320 एंड 1677 51 1850 एज इट इज आ जाएगा एंड टोटल हो जाएगा 5898। एनी कंफ्यूजन सर? डन है सर, टोटल भी डन है सर। 17 के एंगल से जरा डाटा अरेंज करना पहले जेन में। नहीं वो तो क्लोजिंग ब्रॉट डाउन तो एज इट इज ही हो जाएगा, लेकिन जरा जो अगला डाटा वो जरा एक सेकंड आप इंडिविजुअली जरा अपने जेन में सेट करना। जी ठीक है, एक दफा जरा अपने आप को सुना दें ताकि फिर उसी तरतीब से हम चल पाए। मेरा ख्याल डाटा भी सीक्वेंस में ही है, या डेट्स बोल दें तरतीब से। पहले 1 अप्रैल 17 आएगी डेट, फिर 1 जुलाई
17 है, 1 सितंबर है, फिर नेट प्रॉफिट है, ट्रांसफर है इस साल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है रादर देन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस नहीं, मतलब इस साल 2017 में सरप्लस ट्रांसफर की फिगर नहीं है, लेकिन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। ये वाला साल करेंगे जरा खुद से, ये करें जरा, 5 मिनट लगाए पूरा साल कंप्लीट करें। और गलती से ना डरे, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, ठीक कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए नहीं, सारा ठीक हो जाना इससे, इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट एक मिनट ही करना, बाकी भी कंप्लीट कर लो।
नहीं सर, किया कंप्लीट, करवा दें जरा। फाइनल समझ कर ले, जो कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये राइट शेयर सिंपल इसलिए है क्योंकि शेयर्स दे दी हैं उसने। 50 मिलियन शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 5 होना है। Multiplied by 10 means share capital and multiplied by 5 means share premium. यहाँ वर्किंग की शायद उस तरह से जरूरत नहीं क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी गिवन है। शेयर प्रीमियम सर, प्रीमियम सॉरी सर। शेयर्स गिवन है, सिंपली रेट से मल्टीप्लाई होना है। प्लीज ठीक है, 10 एंड 5 टोटल हो जाएगा 750। देन उसके बाद इंटरम बोनस डिविडेंड, इंटरम बोनस डिविडेंड। हाँ जी, अब यहाँ पहले आपको शेयर कैपिटल फाइंड आउट करना है। 2000 प्लस 200 प्लस 500 कर लेंगे 2700। 2700 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 405 रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये ठीक है जी, 2700। एनी कंफ्यूजन बता दीजिएगा साथ साथ। बाद में प्रॉफिट है 17 का, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017। $650 रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम में आ गया। और ऊपर टेबल देखना, इस साल है सिर्फ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ही है। ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अमाउंट है 112, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड जनरल रिजर्व के कॉलम में क्रेडिट 112, सेकंड लास्ट कॉलम में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट है, टोटल्स कर लें। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2017 कर लेंगे टोटल 3105 570 1610 51 1962 7298। जी मैं सॉरी क्या करें? अच्छा, क्या वो कहाँ मसला होगा? कंप्लीट नहीं हुआ कुछ? कौन सी एंट्री रह गई? पहले करनी पूरी। जिन्होंने कर लिया पेज नंबर 73 निकाले इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट है प्लीज। आपका भी रिजल्ट है, कैप का रिजल्ट आप लोगों का भी है। रहने दे सर, तस्वीरें रहने दे, लिख लें, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई मसला, मैं अभी 1 मिनट वेट कर रहा हूँ।
तस्वीरें तो पहले भी इतनी सारी हैं, वो पता नहीं कहाँ है। आपका भी रिजल्ट फर्स्ट को आ रहा है, मेरे ख्याल फाइनल हो गया मंडे को, तो आपका भी रिजल्ट है? कौन सा? यस सर हुआ है सबका जवाब। मैं कहा पूछ लूं किस चीज का रिजल्ट है। आपकी तो छुट्टी नहीं बनती फिर ये। कौन सी? मॉरल सपोर्ट, माशाल्लाह, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए सर। वो पीछे एक सीनियर बैठे हैं, जरा उनसे पूछ के देखो उन्हें सपोर्ट इस वक्त चाहिए। उन्हें इस वक्त खामोशी चाहिए, तन्हाई चाहिए, उन्हें कोई नहीं बनना चाहिए। जब तक रिजल्ट ना आ जाए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब ये पूछ के देख ले, मेरी गैर मौजूदगी में पूछ लीजिए। कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। नहीं वो ले लेते हैं, वो ठीक है, वो कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट की नहीं बनती। कोई ना कोई बना लेंगे, लेकिन रिजल्ट की नहीं बनती। मंडे की छुट्टी बना लेते हैं वैसे ही यार, मंडे की छुट्टी होनी चाहिए। सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ गई है जी। कंप्यूटर कर लेंगे। अपने इधर एक एग्जांपल लिखी हुई है पेज नंबर 73 पे। पढ़ें जी, 3 पॉइंट्स लिखे, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के देखें कुछ समझ आती। जी पेज नंबर 73 फर्स्ट लाइन से मेरे साथ दोबारा पढ़ना। जो कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टार्ट में, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मुल्तान लिमिटेड। पहले इधर एज इट इज पढ़ के देखें, ये बातें सारी पता है आपको। ML disposed of a land on 3rd January 2023. This land had a carrying amount of 85 million using revaluation model and was purchased at a cost of rupees 36 million few years ago. कब खरीदा था? कुछ अर्सा पहले। कितने का खरीदा था? 3 जनवरी को क्या हुआ? डिस्पोज ऑफ का मतलब सेल किया। जब सेल किया तो उस वक्त कैरिंग अमाउंट क्या है? 36 मिलियन कॉस्ट थी। ये 85 मिलियन कहां से कैरिंग अमाउंट होगी इसकी? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, ब्रैकेट पढ़े। रिवैल्यूएशन हुई है इसकी, रिवैल्यूएशन इसकी हुई है, लेकिन लैंड है, डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज हो नहीं रही होगी। तो जब कभी रिवैल्यूएशन हुई होगी तो उस वक्त भी कैरिंग अमाउंट 36 ही होगी। जब कभी रिवैल्यूएशन हुई होगी तो उस वक्त भी कैरिंग अमाउंट 36 ही क्यों होगी? क्योंकि लैंड है, कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट होगी। तो 86 मिलियन 85 मिलियन फिर वो कैरिंग अमाउंट क्या है? यही, लेकिन कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू भी क्यों होगी? क्योंकि रिवैल्यू करने के बाद भी डेप्रिशिएट नहीं किया होगा, ना रिवैल्यू करने से पहले ना बाद लैंड है। तो खरीदा कितने का था? जब भी रिवैल्यूएशन हुई होगी 36 ही कैरिंग अमाउंट होगी, और जो कैरिंग अमाउंट है 85, यही उस वक्त फेयर वैल्यू भी होगी जिस वक्त रिवैल्यूएशन हुई होगी। क्यों? फिर ये कैरिंग अमाउंट कैसे बन गई?
विदाउट एनी डेप्रिसिएशन, फिर यही फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट बन गई। ठीक है, तो बहरहाल जब डिस्पोजल हो रही है तो क्या काम करना है आपने? अगर कोई रिवैल्यूड एसेट डिस्पोज हो तो क्या करते हैं? नहीं, दो काम है, दो काम है। लैंड की डिस्पोजल भी रिकॉर्ड होनी है, और अगर लैंड का सरप्लस है तो पेज नंबर 22 ढूंढने, कल ही बात हुई है शायद, पेज नंबर 22 का लास्ट सेंटेंस। लैंड का सरप्लस जो है वो एक ही दफा कब ट्रांसफर होता है? डिस्पोजल पे। लेकिन उधर ही कहीं रहेगा, वैसे मेरा ख्याल रिवाइज करना जरा, जब कोई एसेट डिस्पोज होता है रिवैल्यू होने के बाद, तो एक तो डिस्पोजल की नॉर्मल एंट्री होनी है जिसमें गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में जाना है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो सरप्लस रिमेनिंग बचा होगा उसने रिटेन अर्निंग्स में जाना आ जाएगा यार। तो लैंड की एक तो डिस्पोजल होनी है, वो जो भी कैश आया होगा, कैश डेबिट एसेट क्रेडिट, गेन लॉस निकलेगा, और साथ ही जो सरप्लस होगा वो रिटेन अर्निंग्स में जाना। ये दो चीजें ध्यान में रख के वापस आने, पहले पढ़ने फिर कंप्लीट करते हैं। सभी ध्यान में आनी चाहिए प्लीज। सेकंड सेंटेंस पढ़ें। ML revalued its motor vehicles on 1st January 2023 and a revaluation surplus of 50 million was recognized at this date. सरप्लस है या फेयर वैल्यू है? सरप्लस है, एक ही बात है मेरा तो ख्याल। क्या फर्क है? फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू। सरप्लस किसे कहते हैं? जो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है डब्ल्यूडीवी से, ये डिफरेंस है, सरप्लस डिफरेंस है। फेयर वैल्यू ज्यादा होने की वजह से या कैरिंग अमाउंट ज्यादा होने की वजह से? देख ले सोच लो। जी नेक्स्ट लाइन। द मोटर व्हीकल हैड अ 5 years useful life on this date and is depreciated on straight line basis. तो जो वैल्यूएशन सरप्लस आया है साल के शुरू में। पॉइंट नंबर 3, ML had determined its profit for the year ended 31st December 2023 as 75 million after all necessary adjustments. ये थोड़ा सा स्पेस होनी चाहिए, वो इकट्ठे लिखा हुआ आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। ठीक है। The board of directors, underline करनी लाइन, board of directors has approved a transfer of 20% of profit to general reserves. ऐसे ही क्या चीज है ये? ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व है ना। तो प्रॉफिट का कितने परसेंट ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट का 20% वो कहता है ट्रांसफर करना। कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वो कहता है जनरल एंट्रीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर्स बिटवीन रिजर्व्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023. Journal entries next line for disposal or gain loss on revaluation are not required. सिर्फ कौन सी एंट्रीज रिक्वायर्ड है? दोबारा पढ़े जरा। सिर्फ कौन सी एंट्रीज ही रिक्वायर कर रहा है? जो रिजर्व्स के दरमियान, मतलब चेंजेस इन इक्विटी के दरमियान में ट्रांजैक्शंस होनी है, वो बस आपसे रिक्वायर्ड है। तो अब वापस है पॉइंट 1। अब जो रिक्वायरमेंट ध्यान में रख के जरा पॉइंट 1 पढ़ जरा। एक सेकंड जरा आप पढ़ लें, मैं जरा आपके सामने पेज खोलूंगा। पेज सही नहीं खोल। जी जी, पॉइंट 1 में जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, पॉइंट 1 में लैंड डिस्पोज ऑफ हुई है।
डिस्पोजल ऑफ लैंड की यकीनन एंट्री होनी है, लेकिन रिक्वायर्ड भी नहीं है और शायद डाटा भी नहीं है। बहुत सारा देखिएगा, बताइए बेच के कितने पैसे मिलते हैं? नहीं नहीं बेटा ना किया करो यार, कंसंट्रेट यार, बेच के कितना मिला? और नहीं यार 85 कहाँ मिला? 85 के वो नहीं फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट है, वही कहना था इशू है वो थी या नहीं, अब इस वक्त कैरिंग अमाउंट है। डिस्पोजल डेट पे कैरिंग अमाउंट क्या है? 85 कितने का बेचा? उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। 36 का बेचा, जो नजर आया उस पे बेचा। और मेरे भाइयों कितने का बेचा है, किस दिन बेचा, किस दिन है? चलो ये बताएं। 3 जनवरी। कितने का बेचा है? 85 का, 36 का, कुछ तो होगा। सही बात ये कि कैश की इंफॉर्मेशन है, और उसकी जरूरत भी इसलिए नहीं क्योंकि रिक्वायरमेंट में जो एंट्रीज रिक्वायर्ड है, उसने एंट्री रिक्वायर नहीं की, वरना एंट्री होनी चाहिए थी। सुने गौर से, कैश डेबिट जो भी अमाउंट होती, लैंड क्रेडिट होनी चाहिए थी 85 से, फिर वैल्यू से। एसेट कॉस्ट से क्रेडिट होता है या डब्ल्यूडीवी से होता है? दो ही चॉइसेस है डिस्पोजल पे, या एसेट जो जा रहा होता है कॉस्ट पे क्रेडिट होता है या डब्ल्यूडीवी पे। हाँ अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो कॉस्ट की जगह फेयर वैल्यू से, लेकिन क्योंकि लैंड है, यही कैरिंग अमाउंट भी है, यही फेयर वैल्यू भी है, इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं होगी। हिम्मत करो जवानो, हिम्मत करो, क्या फायदा होगा इतने इतने दिन लगाने का? डिस्पोजल हो रही है यार, अभी सुना है लफ्ज डिस्पोजल, स्पेलिंग बोले जरा देख के। डिस्पोजल की एंट्रीज के दो तरीके होते हैं, नो सेपरेट लेजर, सेपरेट लेजर। लेकिन क्योंकि लैंड है इसलिए क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की बहस नहीं, तो कैश डेबिट होना था, लैंड क्रेडिट होनी थी 85 से, और अगर कैश ज्यादा आया 85 से तो गेन बन जाना था, कम आया होता तो लॉस बन जाना था। लेकिन ये एंट्री हम इसलिए नहीं कर सकेंगे, एक तो नंबर 1 रिक्वायर्ड नहीं, और नंबर 2 कैश की इंफॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जैसे ही एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप क्योंकि लैंड रिवैल्यू होने के बाद डिस्पोज हुई है, तो अभी आपने पेज नंबर 22 पे पढ़ा कि जब लैंड डिस्पोज हो जाएगी तो उसका फिर जितना सरप्लस होगा वो एक ही दफा ट्रांसफर होगा। अब आए सरप्लस की तलाश दोबारा जरा मेरे साथ करना है। 36 क्या था? कॉस्ट, बिल्कुल सही, ये कॉस्ट थी, लेकिन यही कॉस्ट उस दिन डब्ल्यूडीवी भी होगी जिस दिन लैंड को कभी रिवैल्यू किया गया होगा, और यही 85 इस वक्त कैरिंग अमाउंट है, यही उस दिन फेयर वैल्यू भी होगी, क्योंकि आफ्टर इवैल्यूएशन भी डेप्रिसिएशन लैंड की चार्ज ना पहले हुई होगी ना बाद में। अब डिफरेंस नहीं कैलकुलेटर को। 49 फाइनली क्या है? ये सरप्लस है जो कब आया होगा? एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बताएं कब हुई है? रिवैल्यूएशन बताएं कब हुई है? वो कहीं पहले हुई है। अब हमें उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जितना भी अरसा बीच में गुजरा रिवैल्यूएशन के बाद, लैंड है तो देखो साथ साथ ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। यही 49 तब से लेके अब तक मींस, तब से लेके मींस रिवैल्यूएशन डेट से लेके अब तक मींस डिस्पोजल डेट तक एज इट इज आ रहा होगा, और सारा का सारा 49 अभी इसी वक्त रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होगा। अब क्लियर है प्लीज? तो बता दें इस सारी स्टोरी में से हमारी कौन सी एंट्री निकली? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट and date retained earnings credit on 3rd January 2023। ये नीचे एंट्रीज लिखी नहीं है, लेकिन नीचे जगह भी है खाली, पेज के नीचे चाहे अपने हाथ से लिखना, लेकिन अपने हाथ से नोट करने आधा सफा खाली है नीचे। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन फाइनली? कौन कौन सी एंट्री होती है डिस्पोजल डेट पे अगर एसेट रिवैल्यू होने के बाद बेचा जा रहा है? डिस्पोजल की भी, और डिस्पोजल की एंट्री के बाद जितना सरप्लस रह गया है वो ट्रांसफर भी होगा। ये पेज नंबर 33 ढूंढना जरा एक मिनट। पुरानी बातें जिस तरह आप दोबारा सुनते हैं वो जुल्म अजीम है।
पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ढूंढे कहीं जरा, और सैनिक का आंसर ढूंढे अपने रजिस्टर में। और सैनिक कितना है, सॉरी ओमेगा लिमिटेड का आंसर ढूंढा, और एक मशहूर और मारूफ डेट 1 जुलाई ढूंढे, 1 जुलाई 14। एंट्री तो लिखी होंगी इसकी आपने, बहुत पीछे का मतलब हरगिज नहीं कि रजिस्टर में मिल ही नहीं रहा। इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, बोर्ड से देख के लिखा था। हाँ मतलब 1 जुलाई 14 मिला। इस डेट पे 4 एंट्रीज आपको मिलेंगी। 4 एंट्रीज की वजह बताएं। जी मुजम्मिल साहब कह रहे हैं 11 अप्रैल को हुआ था, लेकिन अपने अगर डेट नहीं लिखी हुई तो वैसे ढूंढे। मिल गया आंसर सर, रजिस्टर में आंसर 1 अप्रैल 14। ऑफिस बिल्डिंग या फैक्ट्री बिल्डिंग? ऑफिस बिल्डिंग मेरे ख्याल बाद में था शायद, ये सेकंड बिल्डिंग में हो रहा था। 2 बिल्डिंग्स थे इसमें, पहले कौन सी बिल्डिंग थी? नहीं मेरे ख्याल हमने ऑफिस बिल्डिंग की वर्किंग शायद बाद में की थी। हाँ तो बाद वाली दोनों, ऑफिस बिल्डिंग में 1 जुलाई को डिस्पोजल हुई थी 6 महीने बाद, तो यकीनन 6 महीने की डेप्रिसिएशन हुई। अच्छा ये बिल्डिंग थी डेफिनेटली, इस वक्त लैंड की बात हो रही है, लैंड बिल्डिंग। 6 महीने की डेप्रिसिएशन थी, 6 महीने का क्या था इसके फौरन बाद? ट्रांसफर, सरप्लस ट्रांसफर। फिर अगली 2 एंट्री इस पे इस वक्त फोकस हमारा। डिस्पोजल रिकॉर्ड हुई कैश वाली एंट्री से, और इसका अगर गेन आया या लॉस आया वो प्रॉफिट लॉस में गया। कैश किस अमाउंट से डेबिट हुआ, सवाल देख के बताना, सवाल देख के बताना। जितने पैसे मिले, फेयर वैल्यू से नहीं, डब्ल्यूडीवी से नहीं, जो पैसे मिले कैश तो उतना आएगा यार। 30 मिलियन कैश आया। एसेट किस अमाउंट से क्रेडिट हुआ? 31.72 ढूंढे क्या था, 92 सॉरी 31.92 क्या था? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू से क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि रिवैल्यूएशन हो चुकी थी। हाँ क्योंकि डेप्रिसिएशन इसकी 6 महीनों की 4 भी होगी थी बाद में, तो इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट भी हुई है। ठीक है, और गेन या लॉस? लॉस आया मेरे ख्याल, प्रॉफिट लॉस में गया। ये रिवैल्यूएशन लॉस है या डिस्पोजल लॉस? डिस्पोजल में गेन हो या लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस मींस लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस में, और अगर गेन है तो अदर इनकम में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्पोजल का गेन लॉस जाना है। लेकिन जैसे ही एंट्री हुई, आखिरी एंट्री पे इसी डेट पे आपने क्या की? हाँ जी, कितना? 4.1 किया, लेकिन आया तो 4.2 था। तो वो क्योंकि बिल्डिंग थी, 6 महीने का ट्रांसफर हो गया हुआ था, तो जितना रह गया था वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया। तो डिस्पोजल पे 2 असल में एंट्रीज हुई है मेन, बाकी तो वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। डिस्पोजल में वाली एंट्री जिसमें गेन लॉस आया, और एक फिर सरप्लस ट्रांसफर जो रिमेनिंग बच गया। अब यहाँ बोर्ड पे देख के बताएं, यहाँ क्या और क्या होना था 3 जनवरी को? डिस्पोजल की एंट्री भी होनी थी, वो रिक्वायर्ड नहीं थी, उसका डाटा भी नहीं है। और जो हमसे रिक्वायर्ड एंट्री है वही है कि हम 3 जनवरी को ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स की एंट्री करते हैं। लेकिन सारी अमाउंट यहाँ क्यों ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि लैंड है। नहीं, क्योंकि लैंड है, ये साथ साथ ट्रांसफर नहीं हुई होगी। लैंड की सरप्लस की अमाउंट एक ही दफा डिस्पोजल वाले दिन ट्रांसफर होगी अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 22। ठीक है, क्लियर? बाकी ये जो आपका एक और क्वेश्चन है उसमें भी काफी डिटेल में ये बहस हुई हुई है, क्वेश्चन ऑर्चिड वाला जो था, लेकिन वो घर जाके देखिएगा, घर जाके देख लीजिए। ऑर्चिड भी है कोई सवाल? चलिए पॉइंट नंबर 2 करें। पॉइंट नंबर 2 की एंट्री बतानी है सबने डेट के साथ, कोई होनी है? रिक्वायरमेंट पे नजर रखिएगा। पर डिस्पोजल गेन लॉस की रिवैल्यूएशन की एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ वो एंट्रीज करनी है जो रिजर्व के दरमियान होनी है। तो कोई होनी है वैसे? वैसे पूरी बता दें कौन कौन सी होनी है।
नहीं, पहले पूरी अगर बात कर ली जाए, 1 जनवरी पे ये जो सरप्लस आया, क्या ये रिकॉर्ड होना चाहिए? 1 जनवरी 2023 है ना, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? नहीं मतलब किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? व्हीकल डेबिट सरप्लस क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री हम लिखेंगे क्यों नहीं? रिक्वायर्ड नहीं, रिवैल्यूएशन की एंट्री रिक्वायर्ड नहीं। आगे चलें, क्या इस साल की कोई डेप्रिसिएशन भी होगी? डेप्रिसिएशन चार्ज होगी सर, किस पे? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पे, वो क्यों? साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई है, तो फेयर वैल्यू बताएं जी कितनी है? जुल्म ना कीजिएगा, 50 ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये तो डिफरेंस है। तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री चार्ज नहीं कर पाएंगे। क्यों 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 बजन है तो C50। क्या है, क्या 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 क्या? तो डेप्रिसिएशन यकीनन चार्ज होनी है पूरे साल की आफ्टर इवैल्यूएशन, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन क्या कोई इंफॉर्मेशन है? ये किस चीज की इंफॉर्मेशन है? सरप्लस आया था 50, रिमेनिंग लाइफ क्या गिवन है? 5। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो क्या 10 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है? कहां से कहां जाना है? किस दिन जाना है? डेट सही ना 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 नो फर्स्ट यार, कम ऑन फर्स्ट यार, पहले दिन ही आते ही चले जाना है। डेप्रिसिएशन जिस दिन चार्ज होगी रेंट पे 2023 वाले दिन, उस दिन क्या एंट्री करना? सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। लिखे दूसरी एंट्री 10 कैसे आगे? जैसे ही सरप्लस आए ट्रांसफर शुरू, या जैसे डेप्रिसिएशन वैसे सरप्लस। तो सरप्लस साल के शुरू में जरूर आए, लेकिन डेप्रिसिएशन एंड में चार्ज होगी उस साल की बेस्ड ऑन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और साथ में सरप्लस भी ट्रांसफर होगा। ये समझ आ गया प्लीज? इसके अलावा कौन कौन सी एंट्रीज होनी चाहिए थी इस साल? रिवैल्यूएशन सरप्लस की भी वो रिक्वायर्ड नहीं है, और डेप्रिसिएशन की भी वो कर भी नहीं सकते फेयर वैल्यू ना होने की वजह से। कौन सा काम बस कर सकते हैं? पेज नंबर 24 निकालिए। इस पेज नंबर 24 के स्टार्ट पे एक टेबल बना हुआ है, उस नहीं टेबल बना हुआ है, उस टेबल में से जरा पढ़ के बताइएगा कि क्या लिखा हुआ है कि सरप्लस कब से ट्रांसफर होना है। इसको पढ़ के जरा अपने लफ्जों में ट्रांसलेट करें, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि जिस साल सरप्लस आना है उससे अगले साल से ट्रांसफर होना है। बेटा प्लीज इस टेबल को कंसंट्रेशन से पढ़ें। इस लाइन का मतलब ये है कि जिस साल फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है उस साल से सरप्लस ने ट्रांसफर होना है। तो अगर रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हुई है तो इस साल डेप्रिसिएशन भी फेयर वैल्यू पे चार्ज होनी है, और सरप्लस भी इसी साल ट्रांसफर पूरे साल का होना है। ऐसे ही है सर। अगर रिवैल्यूएशन साल के एंड में होगी तो इसका मतलब अगले साल से फेयर वैल्यू पे एसेट ने डेप्रिशिएट होना है, और अगले साल से ही देयरफॉर सरप्लस ने भी ट्रांसफर होना है। अगर रिवैल्यूएशन मिडिल ऑफ द ईयर पे हो जाए, जैसे पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 2 में हुई है, तो पहले आधे साल की डेप्रिसिएशन पुराने तरीके से चार्ज होगी, फिर मिडिल ऑफ द ईयर पे रिवैल्यूएशन करने के बाद फेयर वैल्यू पे हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, और हाफ ईयर का सरप्लस भी ट्रांसफर होगा। प्लीज क्लियर है?
बेटा प्लीज क्लियर है। अब ये बातें इस वक्त तो ना करें, ये बातें तो उस वक्त जमाने में खत्म हो जानी चाहिए थी। किस साल से सरप्लस ट्रांसफर होना? जिस साल से फेयर वैल्यू ने डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। और जितना एसेट डेप्रिशिएट होगा, जितने टाइम पीरियड एसेट डेप्रिशिएट होगा, उतने ही टाइम पीरियड सरप्लस भी ट्रांसफर होगा। अगर एसेट पूरा साल डेप्रिशिएट होगा तो पूरे साल के ट्रांसफर होगा, 6 मंथ्स होगा। लेकिन अगर ईयर एंड पे वैल्यूएशन हुई है तो ना डेप्रिसिएशन इस साल और ना ही ट्रांसफर इस साल, नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन भी होगी और नेक्स्ट ईयर से ट्रांसफर भी होगी। पॉइंट नंबर 3। शुक्र है ये एग्जांपल मेरे जहन में आ रहा था, मैं होमवर्क दे दूं। अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मुझे बचा लिए। तो मैंने होमवर्क देके फंस जाना था। नंबर 3 बाइंड अप करवाएंगे, सिंपल है। हिम्मत करो जवानों, हिम्मत 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 हिम्मत। डेट बोले, कौन सी एंट्री होगी यहां से? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एंट्री बोले रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करो? 75 मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इक्वल टू, लिखे था डेट। ये पेज नंबर 47 वाला हो गया बस, उसका जो कल दूसरा हिस्सा दिया था मैंने। कहाँ हो गया? बुक में नहीं, बुक में हो गया, बुक में भी हो गया। बुक में हो चुका है। आपने कहाँ किए? चेक करवाए थे? घर वाले पे तो नहीं किया? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर, ये कोई इशू तो नहीं इसमें? चीज जिन्होंने किया मेरे ख्याल है हो गया होगा। वो बीच में अच्छे महीने की डेप्रिसिएशन हुई है बस, वो क्लियर हो गई। 4 2 कुछ करके हो रही थी शायद, देखने कोई कंफ्यूजन अगर है तो किसी जगह। 8 4 4 शायद हो रहा था। एनी कंफ्यूजन? चलें इंशाल्लाह फिर अब ट्यूसडे को मुलाकात होगी। आपको किस चीज की छुट्टी हो रही है? 1 मई की, 1 मई की जो होती है ऑफिशियल छुट्टी, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल छुट्टी। अल्लाह हाफिज। अच्छा, होमवर्क मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अब एक नई चीज स्टार्ट ऑन करनी थी, तो चलें 2 दिन। लेकिन बहरहाल ऐसे टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, कम से कम ये जो चेंजेस नहीं कुछ इसी को रिवाइज करूँ, ठीक है। लेकिन अभी आखिरी छुट्टी समझ के कीजिएगा मंडे की, उसके बाद हमारी सारी गवर्नमेंट की छुट्टियां खत्म होगी। अल्लाह हाफिज।